आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे, एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो आपको पता है आपकी मैथ्स की क्लास चलती है रोज सुबह में 8 बजे, ठीक है। रोज सुबह में 8 बजे मैं आपको प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं और शाम को आपकी फौजी बैच की लाइव क्लास चलती है जहां पे मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं। किसी बच्चे ने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसको चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो वो शाम को फौजी बैच से जुड़े। और सुबह में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो बच्चे पढ़ लेते हैं, समय बचता है, प्रैक्टिस रिवीजन के बाद समय बचता है, तब आप इस क्लास को देखा करिए, ठीक है। तो आइए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं, उससे पहले सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या है। तो काफी आसान सा प्रश्न आपका होगा। अच्छा देखिए, एक नया बेलन बनाने के लिए एक बेलन की त्रिज्या 40% कम कर दी जाती है। एक बेलन है, उसके त्रिज्या को 40% कम करना है। अच्छा, और उसके ऊंचाई को 60% बढ़ा देना है, ठीक है। किसी बेलन की त्रिज्या को अगर 40% कम कर दी जाए, उसके ऊंचाई को 60% बढ़ा दिया जाए, तो आयतन कितना कम हो जाएगा, ठीक है। आयतन में साफ साफ दिया है कमी होगा, और कितना कमी होगा आपसे ये पूछा गया है। तो आखिर इस आयतन में कितना कमी होगा। देखिए, अगर यहां पे क्षेत्रफल की बात होती, इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल, ऐसा बात होता, तब तो हम सीधा फॉर्मूला लगा लेते x + y + xy बट्टे का 100। कभी भी अगर क्षेत्रफल का बात होगा तो आप इस फॉर्मूले से चले जाइएगा, फिगर चाहे आपका 2D रहा हो चाहे 3D रहा हो। अच्छा, लेकिन आयतन की बात होगी तो आपको यहां पर या तो 3 वाला फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम रेशियो मेथड का सहारा लेते हैं। 40% का मतलब क्या है? 40% का मतलब यदि फ्रैक्शन में देखा जाए तो 2/5 होता है, और 10% का मतलब 60% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है, तो ये 3/5 होता है। बस यही आपका फर्क होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आखिर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन है, बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h, यानी r का स्क्वायर और h आपको करना है। बस हमको यही पार्ट देखना है। हमको क्या करना है? हमको r का स्क्वायर करना है, उसमें h को गुणा कर देना है, बस इतना ही हमको करना है। आपने क्या किया है? त्रिज्या को कम किया है, त्रिज्या को आपने कम किया है। यानी मान लीजिए पहले आपकी त्रिज्या 5 रही होगी, तो आपने 5 में 2 की कमी कर दी है और 5 को घटा के 3 कर दिया है, ठीक। ऊंचाई में आपने 60% की वृद्धि की है, तो अगर आपकी ऊंचाई 5 रही होगी तो आपने इसमें 3 की वृद्धि कर दी है और आपने ऊंचाई को बढ़ा के 8 कर दी है। बस यही फर्क आपका आया है। ध्यान रखिएगा, त्रिज्या का स्क्वायर करना होगा। ये जो आपका रेडियस होगा इसका आपको स्क्वायर करना होगा। तो इसका नया रेशियो क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपका ये 25 से 9 हो गया, ये 5 से 8 हो गया, बस इसके बाद गुणा कर देना होता है आपका r² गुणे का h, r² गुणे का h, 25 पंजे 125 और 9 8 72। यानी यदि आपका आयतन 125 होगा तो ये घट के 72 हो जाएगा। पाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो है, यहां भी पाई लगाएंगे यहां भी पाई लगाएंगे, उसको कटना ही है। यदि आपका आयतन 125 था तो अब आयतन कितना बचा? अब आयतन आपका 72 बचा। आयतन कम हुआ, कितना कम हुआ इसको
अगर हम लोग देखें तो हमको पता चलेगा 3 यहां पर, 5 यहां पर, 53 की कमी आ रही है। ठीक है, 125 में से 72 घटाएंगे 53 आपका आएगा, आपके आयतन में 53 की कमी आ रही है। अच्छा, प्रतिशत में क्या कमी है, तो हमारा आयतन जो 125 था इसमें 53 की कमी आ रही है। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 और 3 नहीं कटेगा तो 0 और 5 छके 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 का 4 कैरी 2 और 4 चौके 4 एकम 4, यानी कि 42.4% की आपकी कमी हो जाएगी। आखिर आयतन में प्रतिशत में कमी कितनी है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी 42.4% से हमारा आयतन यहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात होती तो ये फॉर्मूला हम साइन के साथ लगाते। अगर यहां पर इसकी बात हुई है आयतन की, तो पहले हमको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसको फिर से हमको उस हिसाब से सॉल्व करना होगा। ठीक है, 3 संख्याएं दी गई हैं, 7 का पावर 81 है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो 7 का पावर 81 है, 7 का पावर 82 है, 7 का पावर 83 है। ठीक है, आपके सामने संख्या दी गई है, एक संख्या है जिसमें 7 का पावर 81 लगा हुआ है, प्लस में 7 का पावर 82 है, प्लस में 7 का पावर 83 है। ऐसी 3 संख्याएं आपको दी गई हैं। आपसे पूछा गया है आखिर ये संख्या किस चीज से विभाजित होगी, ये संख्या किस चीज से विभाजित होगी। तो क्या हमको 7 का पावर 81 करना पड़ेगा? नहीं, 7 का पावर 81 नहीं करना पड़ेगा, इतना बड़ा है तो कैसे करेंगे। तो सर देखिए, 7 से तो विभाजित होना इसका तय है कि ये संख्या 7 से कटेगी, संख्या 7 से कटेगी, 100% तय है। अगर हमारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा हो तो उसको हम सही कर सकते हैं। अब 7 की तो कोई डिविजिबिलिटी रूल होती नहीं है, तो 7 में चेक करना पड़ेगा। 7 पंजे 35, 4 9 49, 7 सते 49 कटेगा, 7 पंजे 35, 3 9 नहीं कटेगा, 7 पंजे 35 37 नहीं कटेगा, 7 पंजे 35 4 7 47 नहीं कटेगा। देखिए, केवल एक संख्या ही ऐसी है जो मेरी यहां पर 7 से कट रही है। ठीक है, केवल एक संख्या ही 7 से कट रही है। अगर केवल एक संख्या कटे तब तो हम आंसर लगा सकते हैं। अगर मल्टीपल संख्याएं कट जाए तो उस समय पे आपको आंसर ढूंढ के निकालना पड़ेगा। कैसे ढूंढा जाता है? सबसे कम पावर है 81, तो 7 का पावर 81 बाहर निकाल लीजिए। 7 का पावर 81 चला गया, यहां पर 1 बचा। अब 82 में से 81 बाहर निकल गया तो 7 का पावर 1 बचा। 83 में से 81 बाहर निकल गया तो 7 का पावर 2 बचा। ठीक, आगे इसको सॉल्व करिए। 7 का पावर 81 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का 7 प्लस का 49, 49 1 50 7 57, यानी 7 का पावर 81 गुणे का 57। देखिए, जरूरी नहीं है आपके सामने 399 ही ऑप्शन में आए, ऐसे आपको आ सकता है कि ये आपकी संख्या क्या 57 से कटेगी, तो ये संख्या 57 से कटेगी। ध्यान रखिए, ये संख्या 57 से कटेगी। 57 किस किस चीज से कटता है इसको देखिए। जो आपका 57 है ये मुझे लग रहा है 3 से भी कटता है, 19 या 57 होता है। ठीक है, ये आपका 19 से भी कटता है, ये आपका 57 से भी कटता है। तो आपकी संख्या 3 से भी कटेगी, 19 से भी कटेगी, 57 से भी कटेगी और 57 के मल्टीपल से भी कटेगी। 57 का मल्टीपल का मतलब है 57, 114, इन सब चीजों से 114 से नहीं कटेगी, सॉरी, हाँ 114 से नहीं कटेगी, 57 और 57 के जितने 19 और ये फैक्टर से कटेगी। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, जैसे 7 का पावर 81 है तो इससे एक 7 हम बाहर भी ले सकते हैं। एक 7 हमने उधार ले लिया, इसको 57 में हमने गुणा कर दिया। 7 सत्ते 49 का 9, कैरी बच गया 4, 7 बचे 35 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 39, 399 बच गया, यानी ये संख्या 399 से भी कटेगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऑप्शन ए संख्या 399 से कटने वाली है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन है 399 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संख्या 3 से भी कटेगी, 19 से भी कटेगी, 57 से भी कटेगी और 57 गुणे का 7 से भी कटेगी। 57 गुणे का 7 399 होगा, तो ऑप्शन ए 399 से भी आपकी ये संख्या कटेगी। ठीक है, तो ऐसे अब जो ऑप्शन में होगा ना हमें उस ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा। ठीक, लेकिन इतनी संख्याओं से कट सकती है, कुछ भी दे तो आप बता सकते हैं। अच्छा, किसी संख्या है n, कोई पूर्णांक n है, जब 7 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल आता है। अगर इसी संख्या को 5n, अगर 5n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अगर आप सभी बच्चों ने रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसमें देखिए आपको क्या पढ़ाया गया है। जैसे आपको संख्या ढूंढनी है, संख्या n क्या है? n तो संख्या है, अगर 5n करना होगा तो संख्या का 5 गुना करना होगा। संख्या तो हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, शेषफल का भी 5 गुना कर सकते हैं। ठीक है, 5n है ना, तो आप कुछ मत करिए, आप शेषफल का 5 गुना कर दीजिए। शेषफल का 5 गुना क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। अब 15 को 7 से विभाजित कर दीजिए। अगर 15 को 7 से भाग दे दे, 7 दूने का 14, शेषफल 1।
बस यही शेषफल बचेगा। अगर आप संख्या का 5 गुना करके भी 7 से भाग देंगे, जैसे पहले संख्या को 7 से भाग दे रहे थे, 3 शेषफल बच रहा था, अगर संख्या का 5 गुना कर देंगे उसके बाद भी 7 से भाग देंगे तो यहां पर एक शेषफल बचेगा। ठीक है, यहां पर एक शेषफल बचेगा तो आप सीधा का सीधा हम जो भी करते हैं शेषफल पे कर देते हैं। इसमें स्क्वायर भी आता है, क्यूब भी आता है, कोई और संख्या भी बना के दे सकती है, तो बस जो भी करना है आपको शेषफल पे करना है। संख्या की जानकारी है नहीं और ना ही हम संख्या को ढूंढने के लिए जाते हैं। ठीक है, हमको जो करना होता है हम शेषफल पे कर देते हैं। चलिए, एक मिश्रण में पानी है और पानी के साथ दूध है। ठीक है, क्या है, एक मिश्रण है, उसमें वाटर है, वाटर के साथ आपका मिल्क है। पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, अच्छा, मिश्रण के 20 केजी में, अगर ये मिश्रण आपका 20 किलो है, ठीक है, इस मिश्रण के 20 किलो में, यानी ये मिश्रण आपका 20 किलो है, ठीक है, पानी और दूध का मिश्रण कितना है, तो रेशियो में तो 5 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 20 किलो है। 5 रेशियो बराबर 20 किलो, 1 रेशियो बराबर आपका 4 किलो हो जाएगा। अच्छा, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर पानी की मात्रा 8 किलो हो जाएगी, और दूध की मात्रा तो आप कहेंगे सर 12 किलो हो जाएगी। देखिए, अब क्वेश्चन आपका कितना आसान हो गया, आप देख के ही क्वेश्चन को कर देंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है पानी, कितना पानी और मिलाना है, यानी आपको इसमें पानी मिलाना है। पानी क्यों मिलाना है, जिससे नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 हो जाए। 1:1 का मतलब है दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। आखिर इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। आपको दिख रहा है 8 लीटर पानी है, 12 लीटर दूध है। यहां देख के भी कोई बच्चा बताएगा कि सर 4 केजी और पानी मिलाइए ना, 4 केजी और पानी मिला दीजिए तो 12 केजी पानी हो जाएगा, और 12 केजी दूध पहले से था, तो दूध और पानी की मात्रा बराबर, या फिर ऐसे कहिए दूध पानी की मात्रा का रेशियो 1:1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आराम से आपका पता चल जाएगा। ऑप्शन सी, 4 किलो पानी इसमें और मिलाना है। क्या मिलाना है, तो बस 4 किलो पानी मिला दीजिए। 4 किलो पानी मिलाते ही आधा दूध आधा पानी आपका बन जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। औसत चाल का क्वेश्चन है। औसत चाल के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस से। एक व्यक्ति है, यहां P पर खड़ा है, यहां Q तक जाता है। ठीक है, जब ये P से Q जाता है तब इसकी चाल रहती है 50 की। ठीक, आते वक्त चाल को 60% से बढ़ा देगा। चाल को 60% से बढ़ाने का क्या मतलब है, यदि 50 की चाल थी, ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि इसको 60% बढ़ा दिया जाए तो 160% हो जाएगी। ठीक, 160% का मतलब 50 दूने का 100 और 2 से काटेंगे 80 बार में कटेगा, यानी वापसी ये 80 की चाल से चलता है। ध्यान रखिएगा, 50 की चाल से P से Q की ओर गया है, यहां से यहां गया है तो 50 की चाल थी, और जब यहां से वापस आया है तो 80 की चाल से ये वापस आया है। ठीक, अच्छा, जिस दूरी को गया है उसी दूरी को वापस तय किया है, तो क्या ये डिस्टेंस इक्वल का केस बन रहा है क्या। आप सभी बच्चे कहेंगे सर ये तो दूरी समान है। यहां पर दूरी आपका समान है, यानी डिस्टेंस आपका इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल रहता है तो हम क्या करते हैं, हम सीधा का सीधा एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। कैसे यूज होता है, तो जैसे गया है 50 की चाल से, आया है 80 की चाल से। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 400। 400 को 50 से भाग देंगे 8 बार में, 400 को 80 से भाग देंगे 5 बार में, ये भाग हो जाएगा। ठीक, आपसे यहां पर औसत चाल पूछी गई है, तो औसत चाल कैसे निकाला जाता है, आपको बस यहां पे 2 गुणे का 400 कर देना है, क्योंकि आपने 2 दूरियों को तय किया है, तो 2 गुणे का 400 करिए, और ये जो आया है 8 और 5 इसको जोड़ दीजिए और इससे भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 800 और नीचे 8 प्लस का 5 यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक, कितने बार में कटेगा, 13 पंजे 65, 13 छके 78 और 13 एकम 13, 61 बार में कटता हुआ दिख रहा है। और 6 से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो हम बेझिझक सिर्फ 6 देखते ही इसको आंसर मार देंगे। ठीक है, 6 से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो आगे कैलकुलेशन करने का बहुत ज्यादा मतलब बनेगा नहीं। आप 6 से शुरू होने वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी, बस उसको आंसर लगाइए, आगे बढ़ जाइए, काम खत्म। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य के, अगर मान लीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है इसकी स्पीड ज्यादा हो। ठीक है, मेरे पढ़ाने की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि लाइव कमेंट चलता है ना, तो उसमें दिखता है कि हाँ हाँ समझ में आया आया नहीं आया, ये बताइए वो बताइए, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर स्पीड ज्यादा हो रही हो ना, तो आप वीडियो आपके हाथ में है,
ठीक है, लाइव आपका हो नहीं रहा है तो आप स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, वो आपके हाथ में रहेगा। ठीक, तो अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड को बढ़ा घटा लीजिएगा। ठीक है, 18 रुपया प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपया प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक गेहूं है जो कि 18 रुपया प्रति किलो का है। कितने का है? 18 रुपया प्रति किलो का है। इस वाले गेहूं को लेना है 5 किलो। एक अन्य प्रकार का गेहूं है, अब वो कितने का है उसका रेट तो नहीं पता है, बस क्वेश्चन में कहा गया है इस वाले गेहूं को लीजिए 2 किलो। इन दोनों गेहूं को आपस में मिलाइए और आप एक ऐसा मिश्रण बनाइए जो कि 20 रुपया प्रति किलो का हो रहा हो। ठीक है, तो 20 रुपया प्रति किलो वाला गेहूं का मिश्रण बनाना है तो आखिर इस वाले गेहूं को कितना लेना होगा? अब महंगे वाला गेहूं तो हो सकता है ये गेहूं महंगा हो, अब कितना लेना होगा तो एक बार इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर 18 रुपया किलो की गेहूं 5 किलो ले ली जाए तो ये हो जाएगा 90 रुपया का। x रुपए वाली गेहूं अगर 2 किलो ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2x का। ठीक है, ये हो गया आपका गेहूं। कितने का गेहूं है? आपके पास 90 प्लस 2x रुपए का गेहूं है। आपके पास कुल कितना गेहूं है? तो आप कहेंगे सर एक गेहूं मेरे पास 5 किलो है, एक गेहूं मेरे पास 2 किलो है, यानी कुल मिला के मेरे पास 7 किलो गेहूं है। ठीक, मैं चाहता हूं जो मेरा मिश्रण हो मैं चाहता हूं जो मेरा मिश्रण हो वो 20 रुपया प्रति किलो का हो। अगर आपका मिश्रण 20 रुपया प्रति किलो का होगा तो 20 सत्ते यानी कि 140 रुपया का आपको गेहूं बनाना है। ठीक है, ये जो आप दो तरह के गेहूं को मिलाए हैं ये दोनों मिलके 140 रुपया का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये दोनों मिलने के बाद 140 रुपया का होना चाहिए। ठीक, अच्छा ये वाला तो 90 रुपया का है। ठीक है, इसको इधर कर दीजिए। 2x बराबर क्या हो जाएगा? जब 140 में से 90 घटेगा तो 50 बच जाएगा। ठीक, यानी 2x बराबर 50 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बराबर आपका 25 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बराबर 25 हो जाएगा। यानी ये x क्या है? तो ये दूसरे प्रकार का गेहूं है, ये 25 रुपए का 1 किलो हमको पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 25 रुपया का 1 किलो। अब ये महंगा वाला कह रहा था तो बिल्कुल इससे तो महंगा ही है। ये 18 का है, वो 25 का है, यानी ये आपकी जो दूसरी गेहूं है ये 25 रुपए की 1 किलो पड़ेगी। ठीक है, ये 90 रुपए की हो गई और कुल मिश्रण मेरा 140 रुपया का बनेगा, क्योंकि मेरे पास 7 किलो गेहूं है, 20 रुपया का 1 किलो गेहूं बनना चाहिए, यानी 140 रुपया का मेरा मिश्रण बनना चाहिए। ठीक है, तो 140 रुपया बनाने के लिए बाकी गेहूं को आपको कितना लेना होगा ये आपको पता चल गया। चलिए, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक संख्या दी गई है, संख्या क्या है? 732xy। ये संख्या है, ये 70 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 70 से कटती है तो x प्लस वाई बट्टे 2 का न्यूनतम मान क्या होगा, या फिर x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब कोई संख्या 70 से कटती है तो सारे बच्चे कहेंगे सर 70 की डिविजिबिलिटी, 70 की डिविजिबिलिटी यानी संख्या 10 से भी कटनी चाहिए, संख्या 7 से भी कटनी चाहिए। अब सभी बच्चे कहेंगे सर आप तो कभी 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ाते नहीं है, तो बिल्कुल 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ने की होती भी नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखिए कोई संख्या 10 से कट रही है, 10 से कटने का मतलब है कि उसका इकाई अंक आपका 0 ही होना चाहिए। जैसे आपकी संख्या अगर 732 है, यहां पर x लगा है, तो ये वाला अंक 0 ही होना चाहिए, किसी भी हाल में इसको 0 ही होना पड़ेगा। तो आपकी 10 की डिविजिबिलिटी हो गई। अब 7 की डिविजिबिलिटी कुछ नहीं करना है, संख्या को 7 से भाग दीजिए। ठीक है, सबसे आसान यही पड़ेगा। 7 एकम 7 कट गया, 3 उतारेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 उतारना पड़ेगा, 0 लगा के परमिशन लेना पड़ेगा। 7 चौके क्या हो जाएगा? 28। यहां पर 4 बच जाएगा। ठीक है, और 4 के बाद एक ऐसी कुछ संख्या हमको रखनी है। अब 4 के बाद हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये संख्या मेरी 7 से कट जाए? तो आपको पता है 4 से शुरू होने वाला, अगर मैं यहां पर 0 रख दूं तो क्या 40 7 से कटता है? आप कहेंगे नहीं कटता है। क्या 1 रख दूं तो 41 कटता है? 41 भी नहीं कटता है। अगर मैं 2 रख दूं तो क्या 42 कटता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा, 7 छके 42 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, अंतिम अंक 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला सर x की जगह पे 2 लेना पड़ेगा।
आपने y की जगह पे क्या लिया है 0, x की जगह पे क्या ले लिए 2, हो गया काम खत्म। बस 7 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है, संख्या को डिवाइड कर दीजिए। सबसे आसान मेथड है, संख्या को डिवाइड करिए। x की वैल्यू आपकी 2 हो गई, y की वैल्यू आपकी 0 हो गई। इसको 2 से भाग देना है, 2 प्लस का 0 2 हो जाएगा, इसको 2 से भाग दे दीजिए, ये एक बार में कट जाएगा। आपका आंसर यहां पर ऑप्शन ए, एक आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक आपका सही जवाब हो जाएगा। आपने x की भी वैल्यू निकाली है, आपने y की भी वैल्यू निकाली है। ठीक है, 7 की कोई डिविजिबिलिटी होती नहीं है, तो नॉर्मली ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी का फौजी बैच आपके एसएससी मेकर के ऐप पर चल रहा है। डेली लाइव क्लासेस बेसिक से बेहतरीन ढंग से चलती है। इसमें मेरी भी मैथ्स की चैप्टर वाइज क्लास रोज शाम को 7 बजे चलती है। तो जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो सभी के सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक वृत्ताकार घड़ी के घंटे की सुई 6 इंच की है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा ध्यान रखिएगा। अब घड़ी कैसी होती है, आप कहेंगे सर ये रही मेरी घड़ी। ठीक है, इसके घंटे की सुई 6 इंच की है। ठीक है, देखेंगे क्या करना है। 9 PM से 3 PM तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब 9 बजने का क्या मतलब है, अब मान लीजिए ये आपकी घड़ी की सुई है, 9 बजने का मतलब आपकी सुई यहां पर होगी। ठीक, और 3 बजने का मतलब है आपकी सुई यहां पर घूम के चली जाएगी। कितनी दूरी को तय करेंगे, आप कहेंगे सर ऐसे ये गोल दूरी को तय कर रही होगी। ठीक है, यानी ये अर्धगोलाकार दूरी को ये तय करेगी। ठीक, अब ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी कैसे निकलेगी। सबसे पहले इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर देखिए यहां से यहां तक घड़ी की सुई है, यानी इसी आधार पर ये घड़ी की सुई घूम रही है, तो ये इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक घड़ी की सुई के लंबाई के बराबर। त्रिज्या कितनी, तो त्रिज्या यहां पर 6 इंच की हो जाएगी। ठीक है, इस घड़ी की सुई की लंबाई ही इसकी त्रिज्या होगी और त्रिज्या हो जाएगी 6 इंच की। अच्छा, कितनी दूरी को तय करेगी, इसको क्या कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। ये जो दूरी जो तय कर रहा है इसको परिधि कहते हैं। तो पूरा एक चक्कर तो लगा नहीं रही है घड़ी, घड़ी केवल आधा चक्कर लगा रही है, यानी परिधि का आधा भाग। ठीक है, हमको ध्यान रखिएगा सिर्फ ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक है, सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, इसको मत जोड़िएगा, इसकी परिधि नहीं पूछा है, घड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को पूछा है, यानी सिर्फ ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा निकालना है। पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, पूरे वृत्त की परिधि आपकी 2πr होती है। ठीक, आधे वृत्त की परिधि 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि πr हो जाएगी। r की वैल्यू कितनी है 6 इंच। ठीक, r की जगह पे 6 रख दीजिए, तो 6π आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो n दिख रहा है ये टाइपिस्ट सब इसको n बना देते हैं, इनको पाई समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंच, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक, ये घंटी की जो सुई है ये आखिर 9 बजे से लेके 3 बजे तक कितनी दूरी को तय करेगी, तो 9 बजे से लेके 3 बजे तक, रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक, तो 9 से 12 बजेगा, फिर से 1 2 3, 180 डिग्री का दूरी ये तय करेगी, या फिर आधे वृत्त की दूरी ये तय करेगी। घड़ी आप सभी लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जिस फोन में आप वीडियो देख रहे हैं उसी में घड़ी खोल के देख लीजिए। ठीक है, घड़ी का फोटो सर्च करिए, देख लीजिए कैसा होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 180 मतों के बहुमत से चुनाव जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या आपको बतानी है, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा, अब वैध मत की संख्या, कहीं अवैध मत का यहां पर जिक्र ही नहीं है, यानी कि एक भी वोट यहां पर अवैध नहीं है, सारे के सारे वोट आपके वैध हैं। ठीक, अगर मान लीजिए वैध वोटों की संख्या 100 है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60% यानी कि 60 वोट प्राप्त होगा। अब 100 में से 60 ये प्राप्त कर गया, तो बचा हुआ कौन पाएगा, बचा हुआ जो हारा है उसको मिलेगा। कम मिला है तभी तो हारा है, एक को 60 मिला, दूसरे को 40 मिला। क्वेश्चन के हिसाब से 180 मतों के बहुमत से आप यहां पर देखेंगे कितने मतों से जीता है, तो आप कहेंगे सर इसके पास 20 वोट ज्यादा हैं। ठीक है, आपके हिसाब से ये 20 वोटों से जीता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 180 वोट से जीता है, यानी 20 बराबर 180 है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 9 हो जाएगा। 20 बराबर 80, 1 बराबर 9। वैध मतों की संख्या कितनी है, आपने कहा था सर वैध मतों की संख्या 100, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, आपका एक क्वेश्चन के 9 के बराबर है, तो आपका जो 100 है ये क्वेश्चन के 900 के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी 900 आपका सही जवाब हो जाएगा।
वैध मतों की संख्या 900। जीतने वाले को कितना वोट मिला, 60 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। हारने वाले को कितना वोट मिला, 40 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। कुछ भी निकालिएगा, आपका हर एक चीज का आंसर यहां पर आता रहेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे। क्या कहा गया है, ए 1/5 कार्य को 3 दिन में करता है। ए क्या करता है, ए है, इसको अगर 1/5 काम कराएंगे तो ये 3 दिन का समय लेगा। आपको हमने सिखाया है यहां से यहां पर काटा करिए, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको ले जाके गुणा कर दीजिए, तो 5 दिया का 15 हो जाएगा। ए पूरे काम को 15 दिन में करेगा। आपसे बस ये पूछे कि ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर ए पूरे काम को 15 दिन में करेगा। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है, दक्षता आधी है। दक्षता आधी है का क्या मतलब है, जितने देर में मान लीजिए आप हैं, आप जितने देर में 10 सवाल लगाते हैं, तो अगर किसी की दक्षता आपसे आधी होगी, उतने देर में वो व्यक्ति कितना सवाल लगाएगा, उतने देर में केवल का केवल 5 सवाल लगाएगा। अगर मान लीजिए आप बच्चे 1 घंटे में 80 सवाल लगा देते हैं, ठीक है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दक्षता आपसे आधी है और उस व्यक्ति से कहा जाए कि क्वेश्चन लगाइए 80 क्वेश्चन, तो उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा। आप कहेंगे सर दक्षता आधी है यानी समय उसको ज्यादा लगेगा, समय आपका डबल लगेगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा, तो उस व्यक्ति को लगेगा पूरा का पूरा 2 घंटा। उसी अनुसार अगर मैं यहां पे देखूं, ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी की दक्षता आधी है, दक्षता आधा होने का मतलब है समय इसको डबल लगेगा। अगर ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो बी उसी काम को 30 दिन में करेगा। बस इतना आपको अपने समझ से कर लेना है, आगे क्वेश्चन खत्म कर देना है। ए बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में आधा काम, पूरा काम भी नहीं करना है, आधा काम को करना है। 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 30 को 15 से काटेंगे 2 बार में, 30 को 30 से काटेंगे 1 बार में। काम का आधा ही करना है, यानी 30 काम है ना, तो इसका आधा ही करना है, केवल 15 यूनिट काम को करना है। अगर दोनों एक साथ लग जाए तो एक दिन में कितना काम होगा, 2 प्लस का 1 3 यूनिट का काम होगा, और 15 यूनिट के काम को करने में इनको केवल और केवल ऑप्शन डी के तहत 5 दिन का समय लगेगा। दोनों एक साथ मिलके आधे काम को कितने दिन में करेंगे, तो अगर दोनों एक साथ मिलके काम को करते हैं तो आधे काम को केवल 5 दिन में ये लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में तो है बहुत बड़ा, लेकिन बड़ी आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। 2 ट्रेन है, एक P और Q स्टेशन, 2 ट्रेन P और Q स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर चलती है। देखिए यहां पर स्टेशन S है, यहां पर स्टेशन T है। ठीक है, एक ट्रेन यहां से शुरू होती है P, इसका नाम P है, ये इधर की ओर जाती है। एक यहां से शुरू होती है, ये इधर की ओर आती है। अच्छा ध्यान रखिएगा, उनके मिलने के बाद T और S तक पहुंचने में ट्रेनें क्रमशः 4 घंटा और 48 मिनट और 3 घंटा और 20 मिनट का समय लेती है। यानी अब देखिए ये ट्रेन यहां पर चली, कहीं यहां पर आके दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई, यहां पर दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई। अब ये ट्रेन जब यहां से यहां की ओर जाएगी तो इसको समय लगेगा कितना, इसको समय लगेगा 4 घंटा और 48 मिनट का। और जो ये ट्रेन यहां से यहां जाएगी तो इसको कितना समय लगेगा, तो इसको समय लगेगा 3 घंटा और 20 मिनट का। एक ट्रेन की चाल दी गई है, दूसरे ट्रेन की चाल आपको यहां पे निकालनी है। सबसे पहले तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं इस समय में। समय को क्या करिए, पूरे समय को मिनट में बदल दीजिए। घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना आता होगा आप सभी लोगों को, ठीक है, और नहीं आता है तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 4 घंटे में 4 गुणे का 60 मिनट हो जाएगा, 48 मिनट और, यानी कि 6 चौके 24, 240 मिनट और प्लस में 48 मिनट, यानी कि ये 288 मिनट होने वाला है। ये हो जाएगा आपका 288 मिनट। उसी प्रकार से 3 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट होगा, 20 मिनट का समय और लगेगा, तो ये आपका 200 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सर घंटे को मिनट में बदल के क्या करेंगे, देखिए आपको चाल निकालनी है। तो आप अगर मान लीजिए ऊपर लिख रहे हैं P की चाल और नीचे लिख रहे हैं Q की चाल, P की चाल बट्टे में Q की चाल, ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट लगाइएगा सबसे पहले। मिलने के बाद अगर P को ऊपर लिखे हैं तो Q का समय ऊपर लिखिएगा, Q को कितना समय लगा मिलने के बाद, और जिसको यहां पर P को यहां रखिएगा,
P को कितना समय लगा मिलने के बाद। ठीक है, अगर आपको समय का अनुपात स्पीड का रेशियो किसके बराबर होता है तो मिलने के बाद Q को कितना समय लगा, मिलने के बाद P को कितना समय लगा, ये आपको करना होता है। ठीक, तो आप सभी को P की चाल दी गई है 45 की, Q की चाल आपसे पूछी गई है। मिलने के बाद Q को समय लगा है 3 घंटा 20 मिनट यानी कि 200 मिनट, और P को समय लगा है 288 मिनट। ठीक है, इसको काट लीजिए। अगर आप 2 से काटेंगे ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 100 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 144 बार में कटेगा। ठीक है, आप और भी काट सकते हैं, आप इसको चाहें तो 25 और 36 पे भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो 100 होता है 10 का स्क्वायर होता है, ये 144 होता है 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप यहां से भी काट सकते हैं 5/6, या फिर यहीं पे 25-36 काट के आप 5/6 लेके आ सकते हैं। ठीक है, ऊपर 45 है, नीचे Q की चाल है, ऊपर 45 है, नीचे Q की चाल है, और यहां पर 5/6 है। 5 9 का हो जाएगा 45, 6 को ले जाके गुणा करेंगे तो Q की चाल कितनी निकल के आ जाएगी, Q की चाल बराबर 9 छके 54 हो जाएगा। ठीक है, Q की चाल कितनी हो जाएगी, Q की चाल आपकी 9 छके 54, आपका यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। आखिर Q की चाल कितनी थी, तो Q की चाल थी आपका यहां पर ऑप्शन बी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी Q की चाल थी। ठीक है, बस आपका ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आसान होता है, इसी वजह से आपको समय में कंफ्यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम में बहुत आसान समय लिख के आया हुआ है, जैसे 4 घंटा, 9 घंटा, 16 घंटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिख के आता है, तो इसको करना काफी आसान होता है, आराम से बच्चे इसको कर लेते हैं। ठीक है, मिनट मिनट में जब जाता है तो उसको भी सिखा दिए हैं हम सबको कि आप तुरंत मिनट में पूरे समय को कन्वर्ट कर दिया करिए, बस उसके बाद क्वेश्चन को कर लीजिए। अच्छा, 4000 रुपए की राशि है, X% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में बढ़ के 5008 रुपए हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने 4000 रुपए का निवेश किया, ठीक, आपने X% की दर से अगर अपने पास इस पैसे को 3 साल तक रखा, तो आपका 3 साल तक निवेश किया तो आपका यह पैसा बढ़ के 5008 रुपया हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है यदि ब्याज की दर X प्लस का 2.6% होती, या फिर आप ऐसे कहिए यदि ब्याज के दर को 2.6% से बढ़ा दिया जाए, तो ब्याज के दर को 2.6 से बढ़ाएंगे तो ब्याज भी आपका बढ़ेगा। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 3 साल की बात है, अगर 1 साल में 2.6% से ब्याज बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, 6 तिया 18 का 8 कैरी 1, 3 दूना 6 1 8, यानी कि 7.8% से ब्याज आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, जो ब्याज आपका मिल रहा था, जितना पैसा आप पा रहे थे, अब 7.8% और पाएंगे। ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे। अगर आपने 4000 रुपए का निवेश किया था तो इस पर 7.8% और आपको मिलेगा ब्याज के तौर पे। ठीक है, काट लीजिए, 0, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 7 चौक 28 और 3 हो जाएगा 31, यानी कि आपको 312 रुपए का और ब्याज मिल जाएगा। जितना भी ब्याज पा रहे थे अब और 312 रुपए का ब्याज पाएंगे। ठीक है, आपका पैसा बढ़ के अगर 5008 रुपया हो रहा था, तो अगर इसमें 312 रुपया और मिले आपको, तो 312 रुपया और मिलने का क्या मतलब है कि 5320 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, 312 रुपए का और ब्याज मिल जाएगा, यानी ऑप्शन ए के तहत आपका 5320 रुपया अब आपको प्राप्त होगा। जो पहले 5008 रुपया प्राप्त होता था, अब वो 5320 रुपया आपको यहां पर प्राप्त होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 रुपए का है, खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इससे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखिए, आपको यहां पर डिस्काउंट दिख रहा है और डिस्काउंट के साथ आपको यहां पर प्रॉफिट भी दिख रहा है। अगर 3750 रुपया अंकित मूल्य है, आप इसको खरीद रहे हैं और आप चाह रहे हैं इसको हम एक ऐसे प्राइस पर बेचें कि जिससे ये हमको 15% का यहां पर प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो किस कीमत पर बेचनी होगी, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। कैसे करेंगे, अब देखिए, मान लीजिए कोई दुकानदार है, गया वो थोक विक्रेता के पास, उसने देखा एक पंखा रखा हुआ है जिस पर 3750 रुपया दाम लिखा है। वो कहा कि भैया ये पंखा हमको दे दीजिए। ठीक है, तो वो कहेगा ठीक है 3750 रुपया दीजिए। ये कहेगा हम भी दुकानदार हैं, हमको कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो थोक विक्रेता कहेगा चलो तुम दुकानदार हो, तुमको 20% की छूट दे देते हैं। 20% छूट का मतलब हो गया दाम इसका 80%।
तो कितने में मिल जाएगा, ये दुकानदार को कितने में मिल जाएगा, तो 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, 56 4 60 का 0 कैरी 6, 24 में 6 जोड़ देंगे 30, यानी कि खुदरा विक्रेता इसको 3000 रुपए में खरीद के लाएगा। जो दुकानदार है उसको वो इसको 3000 खरीद के लाएगा। अब 3000 खरीद के लाएगा तो दुकानदार को भी कुछ प्रॉफिट चाहिए। दुकानदार सोच रहा है कि मुझे बस इस पर 15% का प्रॉफिट मिल जाए। 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, कितने में बेचना पड़ेगा, तो 100% किसी का भी क्रय मूल्य होता है। 15% का प्रॉफिट का मतलब 115, ठीक है। तो 115 का मतलब 100 तिया 300, 15 तिया 45, 345 में 1 0 और लगा दीजिए, तो इसको 3450 रुपए में बेचना होगा। अगर इसको 15% का लाभ चाहिए तो इस दुकानदार को ये जो पंखा है कितने में बेचना होगा, तो इस पंखे को इसको 3450 रुपए में बेचना होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा क्लास, आप सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, ठीक है। कैसा लगा क्लास, भले आपकी क्लास लाइव नहीं हो रही है लेकिन कमेंट भी आपका पढ़ रहे हैं, कमेंट का रिप्लाई भी आपका दे रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसी लगी आपकी क्लास, ठीक है। आप सभी लोग फौजी बैच से जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर आपकी क्लासेज लाइव चल रही है, ये क्लासेज आपकी डेली चल रही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा बैच आपको मात्र 399 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।